कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, सीएबी साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र में अध्याय 2 से विकास के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 है विकास। कल सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में चर्चा की जा चुकी थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में चर्चा की जा चुकी थी और आय तथा आय के अन्य लक्ष्य के बारे में चर्चा की जा चुकी थी और राष्ट्रीय विकास की चर्चा की जा चुकी थी। आय और अन्य मापदंड के बारे में चर्चा की जा चुकी थी। आज हम मानव विकास रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार यह बात समझ में आ जाए कि यद्यपि आय का स्तर महत्वपूर्ण है, पर यह विकास के स्तर को मापने का अपर्याप्त मापदंड है, तो हम मापदंडों के बारे में सोचने लगेंगे। ऐसे मापदंडों की सूची लंबी तो हो सकती है, लेकिन वह इतनी उपयोगी नहीं होगी। हमें अधिक महत्वपूर्ण चीज़ों की कम संख्या में आवश्यकता है। कहने का मतलब है, स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचक जैसे हमने केरल और हरियाणा की तुलना करने के लिए प्रयोग किए, ऐसे ही सूचकों में है। पिछले लगभग एक दशक में स्वास्थ्य और शिक्षा सूचकों का आय के साथ व्यापक स्तर पर विकास के माप के लिए प्रयोग किया जाने लगा। उदाहरण के लिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय के आधार पर करती है। भारत और उसके पड़ोसी देश 2018 के मानव विकास रिपोर्ट के कुछ संबद्ध आंकड़ों पर दृष्टि डालना बहुत रुचिकर होगा। तो ये रहा मानव विकास रिपोर्ट। तो यहाँ कुछ टिप्पणी की गई है, जैसे है एचडीआई। एचडीआई का अर्थ है मानव विकास सूचकांक। फिर इसमें एचडीआई का सूचकांक क्रमांक कुल 189 देशों में लगभग है। इसमें जन्म के समय संभावित आयु क्या होनी चाहिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। व्यक्ति की जन्म के समय औसत आयु की संकल्पना को बताती है या दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर में की जाती है। कहने का मतलब, ताकि उसकी तुलना की जा सके और इस तरीके से, इस आधार से $1 किसी भी देश में समान मात्रा में वस्तुएं और सेवाओं को खरीदा जा सके। फिर अगला है भारत में भूमिगत जल। भूमिगत जल हाल के प्रमाणों से पता चला है, या हाल के प्रमाणों से यह मालूम होता है, देश के कई भागों में भूमिगत जल के अधिक उपयोग होने का गंभीर संकट पैदा हो गया है। 300 जिलों की ऐसी सूचना है कि वहां पिछले 20 सालों से पानी के स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आई है और दिन प्रतिदिन देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडारों का अति उपयोग कर रहा है। यदि इस साधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो एक दिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जल का संकट पैदा हो जाएगा। अगले 25 वर्षों में देश का 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से
पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों तथा मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों में और कुछ तटवर्ती क्षेत्रों में तेजी से विकसित होती शहरी बस्तियों में पाया जाता है। तो यदि देखा जाए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि जल का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है? क्या बिना अति उपयोग के विकास हो सकता है? तो यहाँ उदाहरण दिया गया है, विकास हेतु उद्योगों में सिंचाई में अत्यधिक मात्रा में भूमिगत जल का उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब है कि चाहे वह उद्योग हों या कृषि फसलें हों, सबको सिंचाई की पानी की आवश्यकता है, जो कि आज व्यापक पैमाने पर इसका उपयोग किया जा रहा है। हमें जल का पुनः प्रयोग करने की नई तकनीक का प्रयोग करना होगा तथा वर्षा जल के संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे भूमिगत जल का स्तर बना रहे और एक निश्चित मानक पर इसका उपयोग किया जा सके। फिर इसमें है भूमिगत जल नवीनीकरण साधन का एक उत्तम उदाहरण है। फसल और पौधों की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। कहने का मतलब है, लेकिन यहाँ पर भी हम इन साधनों का अति उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भूमिगत जल का यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम इस साधन का अति उपयोग कर रहे होंगे। गैर नवीकरणीय साधन वो हैं जो वर्षों से प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। इन साधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनके पुनः पूर्ति नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है कि कभी कभी हमें ऐसे नए साधनों का प्रयोग करना होगा जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी। नए स्रोत भंडार में जल के नए स्रोत भंडार में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन समय के साथ यह भी समाप्त हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हमें तेल का ऐसा स्रोत मिल सकता है जिनके बारे में पहले से हमें कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है और खोज करते करते कहीं न कहीं तेल के भंडार मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये रहा भारत में भूमिगत जल का अधिक उपयोग। फिर आगे है पर्यावरण में गिरावट की सूची बनाइए। तो पर्यावरण में गिरावट की निम्नलिखित सूची है या निम्न उदाहरणों द्वारा समझाया गया है। इसमें पहला है भूमिगत जल। तो भारत में पर्यावरण की गिरावट में भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को दिन प्रतिदिन पर्यावरण में गिरावट पैदा कर रहा है। भारत में भूजल को सबसे ज़्यादा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि हमारे देश के कई भागों में जल का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। कहने का मतलब है कि भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर
आज पानी के सबसे ज़्यादा किल्लत, सबसे ज़्यादा परेशानी पैदा हो गई है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि भारत के कुछ शुष्क क्षेत्र ऐसे हैं जैसे राजस्थान, दक्षिणी गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, उत्तर प्रदेश के कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी के महीने में जल की समस्या पैदा हो जाती है और कृषि फसलों के लिए पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। फिर अगला है वन विनाश। भारत में इस समय व्यापक पैमाने पर वनों को काटा जा रहा है और व्यापक पैमाने पर काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण का संकट पैदा हो गया है। फिर तीसरा है वन्य प्राणी। वन्य प्राणी, लोग वन्य प्राणियों का, जंगलों में रहने वाले वन्य प्राणियों का सबसे अधिक शिकार कर रहे हैं और शिकार करके उनकी हत्या कर रहे हैं। फिर इसमें अगला है कोयला, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उपयोग। कोयला और पेट्रोलियम ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। कहने का मतलब ये ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो आज मिल रहे हैं और कल समाप्त हो सकते हैं। कहने का मतलब है कोयला, पेट्रोलियम, इनका सबसे अधिक उपयोग हो रहा है। इनसे निकला हुआ धुआं वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल के ताप में वृद्धि करता है जिससे वैश्विक तापन या भूमंडलीय तापन की समस्या पैदा हो गई है। फिर अगला है बांधों का निर्माण। बांधों के बड़े बड़े बांधों के निर्माण से विस्थापित क्षेत्र के लोगों के पुनर्वास की उचित योजना बनाए बिना बांध बनाए जा रहे हैं जिनसे पर्यावरण का संकट पैदा हो गया है। फिर अगला है रासायनिक पदार्थ तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। इस समय कृषि में तमाम तरह की रासायनिक पदार्थ एवं कीटनाशक दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि मिट्टी क्षारीय हो रही है, अम्लयुक्त हो रही है और कृषि फसलों का उत्पादन कम हो रहा है। और यही रासायनिक पदार्थ और कीटनाशक दवाइयाँ वर्षा के मौसम में, मानसून काल के समय में इनका छिड़काव फसलों पर कर देने पर वर्षा के माध्यम से नदियों में चला जाता है और नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है जिससे समुद्र का पानी खारा हो जाता है। तो ये रहा पर्यावरण में गिरावट की सूची। इसमें भूमिगत जल था, वन विनाश था, वन्य प्राणी, कोयला, पेट्रोलियम का अधिक उपयोग और बांधों का निर्माण, रासायनिक पदार्थ और कीटनाशक दवाइयों का उपयोग। बस दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में केवल इतना ही।